हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। और आज हम यूनिट 5 का मार्क्सियन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। 21st यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी थी। सो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आप सबको जैसे पता होगा कि कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उन्हीं की आइडियोलॉजी मार्क्सियन थ्योरी पर बेस्ड है ये चैप्टर, और उनका रिलीजन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आज हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं डायरेक्टली इग्नू के मटेरियल से पढ़ा रही हूँ बिकॉज़ ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मुझे सोच के लगा। और हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फर्दर मैं कोशिश करूँगी कि मैं बुक से ही पढ़ाऊँ, और कभी कभी मैं हैंड रिटन नोट्स भी कुछ एक्सप्लेन करना होगा उसके लिए यूज़ कर लूँगी। ये ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा और बेटर भी रहेगा। सो हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कार्ल मार्क्स ने कोई रिलीजन पे स्पेसिफिक बुक नहीं लिखी हुई है कि ये रिलीजन। उनके ज़्यादातर बुक इकोनॉमी और सोशल स्टेटस और इन सब पे बेस्ड है, बेसिकली मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड है। बट रिलीजन पर उन्होंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं लिखी है। बट जो उन्होंने रिलीजन पे अपना एनालिसिस दिया है, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माना जाता है कि वो रिलीजन के फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट है, और जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादातर हेजल की जो फ़िलासफ़ी है उससे इंस्पायर्ड है। मतलब हेजल का जो वर्क था, उसकी फ़िलासफ़ी थी, उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर है। जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, वो बहुत ज़्यादा ही रिलीजन के प्रति क्रिटिकल थे। उनका वो रिलीजन को सही नहीं मानते थे। वो मानते थे कि भगवान ने हमें नहीं बनाया, जो इंसान को भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम जो रिलीजन है वो एक तरीके से सोसाइटी को, जो धर्म है वो समाज का दर्शाता है या रिफ्लेक्ट करता है। और अगर हम कभी भी धर्म पे कमेंट करते हैं तो वो एक तरीके से सोसाइटी पे ही कमेंट की तरह होता है, या हम उसका क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म की तरह हो जाता है, आलोचना की तरह हो जाता है। मतलब अगर हम धर्म की आलोचना कर रहे हैं तो वो समाज का आलोचना बन जाता है। उनका मानना था कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनकी थ्योरी में बेसिकली उन्होंने सोसाइटी को एंशंट से मॉडर्न टाइम तक दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हैव्स और हैव्स नॉट। जिनके पास सारा धन है, जिनके पास सारे पावर है, और एक जिनके पास कुछ नहीं है। तो वो मानते हैं कि जो पावरफुल क्लास है वही कहीं ना कहीं धर्म को भी कंट्रोल करती है, यानी धर्म उसी ने बनाया है। क्यों? क्योंकि जो ये वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो उसको कंट्रोल कर सके और उसको एक तरीके से होप दे सके कि ये चीज़ें एक, मतलब अगर उसकी समस्याएं हैं, क्योंकि जनरली क्या होता था कि इंडस्ट्रियल जब एज शुरुआत हुई थी तो जो कैपिटलिस्ट थे, जिनके पास धन था, जिनके पास फैक्ट्रियाँ थी, वो वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। और कहीं ना कहीं अभी भी एक्सप्लॉइटेशन तो है ही एक रिच क्लास का लोअर क्लास का के प्रति। तो एक जो लोअर क्लास को रिलीजन है वो एक तरीके से पेन किलर की तरह होता है कि जो उनकी पेन को दबा देता है। हमको लगता है कि हम फ्यूचर में हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक दिन भगवान हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हर चीज़ का अंत आता है। इस टाइप की जो हमारी थिंकिंग है वो रिलीजन ने डेवलप की है। और मार्क्स का मानना था कि रिलीजन को डेवलप करने वाला अपर क्लास है, कि जो जो लोअर क्लास या वर्किंग क्लास है वो अपने पेन को कुछ टाइम के लिए भूल जाए और मेहनत करते रहे। और कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि जो धर्म है वो जो समाज में ऊंच नीच है उसको जस्टिफाई करता है, यानी धर्म कहता है कि एक दिन बदलाव आएगा, तो इसलिए हम बदलाव के लिए वेट करते हैं, बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स थे, वो जस्टिफाई करते थे कि जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं पावर को जस्टिफाई करता है। आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्क्सियन थ्योरी थी वो प्रोडक्शन मटेरियल पे बेस्ड थी, और जो ह्यूमन है वो शुरू से अपने जीने के लिए खाना और चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने जीवन यापन करता आया हुआ है। तो जब भी हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो गई तो सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। देखिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन को वो क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट हिस्ट्री में। मतलब हमेशा वो मानते हैं कि अगर फ्यूडल सोसाइटी है तो फ्यूडल सोसाइटी में भी एक मास्टर था और एक उसका वो सर्फ था,
जो मास्टर था वो उनको ऑर्डर्स देता था और सब कुछ कंट्रोल करता था, और वो जो स्लेव या सर्व था वो उसकी उंगलियों पे नाचता रहता था। सिमिलरली वो मॉडर्न एरा में बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट है या बुर्जुआजी है, फिर वर्किंग क्लास है। मतलब वो क्लासिफिकेशन सोसाइटी में करते हैं कि एक रूलिंग क्लास है, एक ऑप्रेस्ड क्लास है, जो सारे सोसाइटी को कंट्रोल करता है, और दूसरे को रूलिंग क्लास, और जो दूसरा जो क्लास बच जाता है उसको भी कंट्रोल करता है। वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था, जो उसको वो दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेस में आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ अगर सामान बन रही है फैक्ट्री में, तो उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, मशीन्स लगेंगे, लोग लगेगा, नॉलेज लगेगा, उसको वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन वो बोलते हैं कि जो उसको कंट्रोल कर रहा है। मान लीजिए फैक्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया, जो फैक्ट्री का ओनर है और जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, उनके बीच में जो रिश्ता है, जिस तरीके का ऑब्लिगेशंस है, मतलब एक दूसरे के प्रति ड्यूटी है, उसको वो फोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मान लीजिए वो एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि जैसे फ्यूडल सोसाइटी में होता था, सामंत काल में होता था, जब सामंत काल ही उसको बोलते हैं ना, मुझे हिंदी का इसका वर्ड पता नहीं एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन फ्यूडल्स को सामंत बोलते थे। तो सामंत थे जो अपने वर्कर्स थे उनके प्रति, जैसे वर्कर थे वो काम भी करते थे, उनको धन भी ला के देते थे, और उनका एक तरीके से सिपाही भी बनते थे सामंतों के। तो एक उनकी ड्यूटी हो गई। इस रिलेशन को वो बताते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी इकोनॉमी, आप इकोनॉमी अगर सिंपल भाषा में समझिए, वो बेस है, और उस बेस के ऊपर जो भी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें अदर चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए कि एजुकेशन, रिलीजन भी तो एक इंस्टीट्यूशन ही है ना, वैल्यू, बिलीफ सिस्टम। यानी उनके कहने का मतलब है कि सब कुछ इकोनॉमी पे बेस्ड है। मतलब उनकी सारी थ्योरी, आप पता ही है कि वो इकोनॉमी पे ही बेस्ड बनाते हैं हमेशा। क्लास भी उनका है, सोशल रिलेशन है, सब कुछ इकोनॉमी पे बेस्ड है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर का उनका कहने का मतलब ये होता है कि जो बेस है, बेस इकोनॉमी पे है, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से इकोनॉमी बनती है, और इकोनॉमी के ऊपर सब कुछ रखा हुआ है, यानी बिल्डिंग की तरह। हो सकेगा तो मैं लास्ट स्लाइड में कोशिश करूँगी इसका कोई इमेज आपको दिखाने की, नहीं होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में, या नहीं तो हो सके तो मैं अपने उसमें डाल दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस वो क्या बात कर रहे हैं। वैसे तो समझ में आ गया, वो इकोनॉमी बेस है। मान लीजिए कि घर बना हुआ है, तो उसका जो नीचे हम वो डालते हैं, नीचे जिस बेस पे बनाते हैं उसको इकोनॉमी समझ लीजिए, और जो बिल्डिंग है वो अदर सोसाइटी की चीज़ें हैं। उनका मानना था कि हर सोसाइटी में जो दोनों क्लासेस हैं, उनके जो नीड्स हैं और इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचियाँ हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब मान लीजिए कि जिसकी फैक्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, और दूसरे को भी तो एक तरीके से पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन एक सारे पैसे को अपने पास ले रहा है और वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसी से दो ग्रुप हमारे बन जाते हैं, एक तो एक्सप्लॉइटर है जो अपर क्लास है, और दूसरा जो काम वहाँ पे कर रहा है वो ऑपरेशन में रह रहा है। और जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि बेस इकोनॉमी हो गई, सुपर स्ट्रक्चर हो गया एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन, हमारे बिलीफ, फिलॉसफी। तो वो बोलते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, वो हर सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट क्लास का होता है। यानी वो बोलते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर में हमारा धर्म आ रहा है, वो जो अपर क्लास है वो हमारे लिए उसको क्रिएट किया है, हमारे को एक दूसरी दुनिया में रखने के लिए, और हम अपने रियल नीड को जान ना पाए। मान लीजिए कि हम रिलीजन में हैं, तो ऑफकोर्स जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्ट में दिया कि हम सोच रहे हैं कि एक दिन हमारे ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन हम पे ऊपर वाले की कृपा होगी, तो हम कुछ खुद चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उस अच्छे दिन की तलाश में नहीं जा रहे हैं कहीं, हम बैठे हैं कि नहीं, एक हम अपना कर्म कर रहे हैं, एक दिन एक हमको फल मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ये इसीलिए क्रिएट किया गया था कि अपर क्लास हमेशा अप इंजॉय करता रहे, और जो लोअर क्लास है यानी जो वर्किंग क्लास है वो हमेशा एक फ्यूचर की होप में जिंदा रहे।
अब मार्क्सियन नोशन ऑफ रिलीजन हम देखते हैं, तो जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसा अदर सोशल इंस्टीट्यूशन है वो भी इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, जैसे उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर का एग्जांपल दिया है, वैसे ही रिलीजन भी अदर सोसाइटी के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है. So religion can only be understood in relation to other social systems and economic structure of society, since it's creature of productive force. For him, the religion world is but reflection of real world. वो कहते हैं कि जो रिलीजन का वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है. वो इसीलिए क्रिएट किया गया था कि इस सारी चीज़ों से हमको मतलब हम भूल सके और उसमें खो सके. अब ऑफ कोर्स डोमिनेंट क्लास का क्रिएट किया हुआ वर्ल्ड है वो. जैसे यहाँ पे हरलम्बस से लिया हुआ फंक्शनलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन दिया गया है. जो फंक्शनलिस्ट है वो मानते हैं कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी में एक सॉलिडिटी यानी अपनापन का, एक सोसाइटी को बांध के रखने वाला काम करता है, और इसीलिए रिलीजन इम्पॉर्टेंट है. लेकिन मार्क्स के ओपिनियन में ऐसा नहीं था. वो मानते थे कि ये एक इल्यूजन है, एक तरीके का भ्रम है जो हमको रियल प्रॉब्लम से दूर करता है, जो रियल समस्याएं हैं उनसे हमको दूर करता है. और वो एक ऐसे दुनिया में रखते हैं कि हाँ बदलाव आएगा, भगवान आएंगे, भगवान बदल देंगे. बट वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जिस दिन हम इस भ्रम से बाहर निकलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे. तो वो धर्म को इरेशनल, एलिनेटिंग एंड हिपोक्रिटिकल कहते हैं. इरेशनल इसलिए कहते हैं कि हम एक ऐसे गॉड की पूजा करते हैं, और हम जो रियल प्रॉब्लम मतलब हम एक तरीके से उस गॉड की पूजा करके खुश हैं, उस भगवान की पूजा करके, उस जो भी है ऊपर सुपर नेचुरल पावर है उसकी हम पूजा करके खुश हैं. लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि हमारे जो दुख का कारण है वो क्या है. हम दुख के कारण को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस पूजा करके खुश हैं कि एक ना एक दिन बदलाव आएगा. हमें सॉरी जो रियल हमारी नीड्स हैं, हम अच्छा सोचे, बड़ा सोचे, उससे कहीं ना कहीं हमको ये दूर रखता है. और हिपोक्रिटिकल इसलिए है कि जो जीसस थे उन्होंने कहा कि वो पुअर की मदद करेंगे, वो गरीबों की मदद करेंगे. बट आप देखेंगे कि क्रिश्चियन चर्च जो था वो रोमन स्टेट के साथ मिल गया, जो कि बहुत टाइम तक लोगों को स्लेव बनाते थे, दास बनाया करते थे, उनके साथ मिल गया. उसके बाद ये लोग दूसरी दुनिया की बात करते हैं मिडिल एजेस में, मतलब मध्यकाल में जो कैथोलिक चर्च था वो बात करता था कि हम सब अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे. लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों ने रखी थी. तो ये बोलते हैं कि इसीलिए वो हिपोक्रिटिकल है, मतलब उसका दो मुँह है, क्योंकि वो बात तो कुछ और कर रहा है और कर तो ऑपोजिट कर रहा है रिलीजन. तो ये सारी थॉट्स, और ज़्यादातर उन्होंने स्टडी ज्यूज़ और क्रिश्चियनिटी की ही की है. सो उसी के बिहाफ पे उनके सारे कमेंट्स होते हैं. सो इसलिए हम सारे रिलीजन्स पे अप्लाई भी नहीं कर सकते. बट इसको जस्ट मार्क्स के व्यू से पढ़िए, आपका जो पर्सनल व्यू है वो है, बट इसको एज अ मार्क्स के व्यू से पढ़िए, हमारा आपका नहीं चलेगा यहाँ पे. मार्क्स सेज दैट द रिलीजन इज मेंट टू क्रिएट इल्यूशनरी फैंटेसीज फॉर पुअर. वो एक भ्रम क्रिएट कर देता है अच्छी दुनिया का. वो लोगों को लगता है कि ये जो भ्रम है, हम अगर इस समय पे अच्छा करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें दूसरे जीवन में बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी. और द मार्क्स सेज द रिलीजन मार्क्स द एक्चुअल सोशल रियलिटी. तो बोलते हैं कि जो धर्म है, जो समस्याएं हैं हमारी, उसको कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश करता है. आपने सुना होगा ना पेन किलर. पेन किलर क्या करता है कि हमारे पेन को दबा देता है, जिससे हम उसको फील ना कर पाए. ये वो काम नहीं करता कि वो उस पेन की जो जड़ है, अब किसी ना किसी वजह से तो हमें दर्द होता है, तो दर्द किस वजह से हो रहा है उसको सॉल्व करने की जगह वो बस दर्द को हमसे छुपा देता है, हम दर्द को फील नहीं कर पाते. तो इसीलिए इसको ओपिएटेड बेस्ड ड्रग वो बोलते हैं, ओपियम ऑफ रिलीजन. आपने उनका सुना होगा, एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है जो उसमें वो रिलीजन को ओपियम कहते हैं. एक तरीके से एक नशीले पदार्थ से उसका कंपैरिजन करते हैं, जो एक तरीके से हमारे दुखों को छुपा देता है लेकिन उसको ठीक नहीं करता है. तो यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी आपको वो किया, एक्सप्लेन किया.
वो कहते हैं कि रिलीजन बल्कि ये दिखाता है कि दुनिया में बहुत दुखीपन है, तभी तो हम धर्म को, अगर हम खुश होते तो क्यों ही जाते शांति के लिए धर्म के पास। और उनके हिसाब से एक दिन, जिस दिन हमने ये सब अपनी छोड़ के, मतलब धर्म इनॉल को छोड़ के एक दूसरा वर्ल्ड, यानी बेसिकली वो कम्युनिज्म की बात करते हैं, कम्युनिज्म को लाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो रिलीजन है वो अपने आप एबॉलिश हो जाएगा। क्योंकि जब कम्युनिज्म आएगा तो सब बराबर हो जाएंगे, जो वर्किंग क्लास है वो रूल करने लगेगा, और सारे बराबर होंगे तो कोई दुख दर्द नहीं होगा, दुख दर्द नहीं होगा तो धर्म की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो बोलते हैं कि रिलीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेशन का, यानी दबाव बनाने का, लोगों को दबा के रखने का, उनका शोषण करने का धर्म एक तरीके का औजार बन जाता है। जैसे उन्होंने ऊपर ही हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि वो पेन किलर का एग्जाम्पल देते हैं, या ओपीएम का देते हैं एग्जाम्पल, कि वो हमारे बस पेन को छुपा देता है, उस पेन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, मतलब बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता, बीमारी को बस ढक देता है कि हम दर्द ना फील पाए। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में हमको हेवन मिलेगा, और नहीं तो हम अगले जन्म में अच्छा जीवन लेंगे, ये सब बातें करते हैं। और उसके बाद इस वजह से जब हम सोचते हैं कि हमारा अगला जीवन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम इस जीवन में बहुत दुख काट रहे हैं, चाहे ये सब, इस वजह से हम उसी खुशी में अपना ये जीवन जीते हैं, और चाहे हमारी जितनी भी दुख है और दर्द है हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमारा जीवन यहाँ पे आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो धर्म है वो हमको शोषित भी कर रहा है, और शोषित करने के बाद भी एक दूसरे दुनिया में रख रहा है कि नहीं एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक फेक होप दे रहा है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। जेहोवान्स जो है वो बिलीव करते हैं कि वो अगर एक दिन उनके जो सुपर नेचुरल पावर वाले गॉड है या जो भी है वो धरती पे आएगा, और धरती पे ही वो लोगों का एक हेवन या स्वर्ग क्रिएट हो जाएगा, स्वर्ग बना दिया जाएगा, इसलिए वो लोग मेहनत करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो ये भी कहते हैं कि जो हम इस जन्म में भुगत रहे हो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, चाहे हमने बुरे जो कर्म किए इस वजह से हम लोग को गरीबियाँ मिली है। तो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो शोषण को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जो शोषण हो रहा है या तो हमारी गलती है, और नहीं तो अगर शोषण हमारा हो रहा है, हमें दुख है, तो हमें अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि रिलीजन बस ढकने का काम करता है, और रिलीजन एक तरीके से शोषण करता है लोगों का। उनके हिसाब से ये मानना था कि सोशल कंट्रोल का एक ये मशीन भी है, यानी किस तरीके से अपर क्लास लोअर क्लास को कंट्रोल करती है, और उन पे एक तरीके से वो शोषण करती है उनका, और इस तरीके से जस्टिफाई करती है कि ये सब तो या तो हमने जो अपने पास्ट में गलतियाँ की हैं उनका पनिशमेंट है, और नहीं तो ये भगवान की इच्छा है, भगवान ने हमें ऐसा बना के, मतलब कहीं ना कहीं जो समाज में ऊंच नीच है, अमीर गरीब है, उसको धर्म कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है, कहता है कि सही है। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। सो मैं ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सेकंड पार्ट में मैं डोमिनेंट आइडियोलॉजी रिलीजन, और उसके बाद इसमें एक और टॉपिक है सुपर स्ट्रक्चर के साथ एक इसका मार्क्सियन थ्योरी की एक क्रिटिसिज्म है। इन तीनों टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। कोशिश मैंने किया है कि ईजिली समझा सकूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है चैप्टर, अपने आप में बहुत ही इजी चैप्टर है। एक ही बात को बार बार उन्होंने रिपीट करने की कोशिश की है, और एक ही चीज़ बेसिकली कह रहे हैं, एक ही आइडिया को कह रहे हैं, बस आपको थोड़ा बहुत नोट तो बनाना ही पड़ेगा बेसिक आइडिया समझने के लिए। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।